अदालत में जमीन गिरोह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा। शहर के बड़े अखबारों में रोज खबर छपती कि किस तरह फर्जी कागजों के जरिए कई परिवारों को निशाना बनाया गया। नाजिया का परिवार अब सीधे तौर पर गवाह की स्थिति में था। पुलिस ने उनके घर के बाहर अस्थायी सुरक्षा बढ़ा दी थी। मोहल्ले में लोग इस बदलाव को ध्यान से देख रहे थे। कुछ को लगा कि मामला सच में गंभीर है, कुछ को अब भी यह सिर्फ एक पुरानी कहानी का विस्तार लगता था। लेकिन जिनके नाम कागजों में थे, उनके लिए ये जीवन का असली संघर्ष था। आसिफ ने जांच टीम के साथ बैठकर पूरी रणनीति बनाई। उसका उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी नहीं था, बल्कि ऐसे सबूत जुटाना था जो अदालत में टिक सकें। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, कॉल डिटेल, सब एक एक कर खंगाले जा रहे थे। उसे पता चला कि गिरोह ने कई युवाओं को छोटे काम देकर अपने नेटवर्क में शामिल किया था। उनमें से कुछ को असली साजिश का अंदाजा भी नहीं था। पूछताछ के दौरान एक युवक ने बताया कि फैसल की गिरफ्तारी के बाद गिरोह ने जल्दी दस्तावेज हटाने की कोशिश की थी। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों मामलों के बीच सीधा संबंध था। उधर नाजिया कॉलेज में अंतिम वर्ष की तैयारी कर रही थी। उसने अपने शोध विषय के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और कानूनी जागरूकता को चुना। प्रोफेसर ने कहा कि यह विषय कठिन है क्योंकि इसमें भावनाओं के बजाय तथ्यों पर टिके रहना होगा। उसने उत्तर दिया कि वह तथ्यों से भागना नहीं चाहती। उसने पुस्तकालय में घंटों बिताना शुरू किया। केस स्टडी पढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि कई परिवार सिर्फ इसलिए न्याय नहीं पा सके क्योंकि वे दबाव में आकर पीछे हट गए। ये पढ़कर उसके भीतर दृढ़ता आई। एक शाम आसिफ को सूचना मिली कि गिरोह का मुख्य संचालक शहर छोड़ने की तैयारी में है। तुरंत छापा डाला गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग भाग निकले, लेकिन मुख्य व्यक्ति पकड़ा गया। उसके कार्यालय से कई हार्ड डिस्क और फाइलें बरामद हुईं। उनमें से एक फाइल में नाजिया के परिवार की संपत्ति का विस्तृत नक्शा और अनुमानित बाजार मूल्य लिखा था। इससे साफ था कि उन्हें लंबे समय से लक्ष्य बनाया गया था। आसिफ ने दस्तावेज सुरक्षित रखे और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। ये सबूत केस को मजबूत करने वाले थे। नाजिया को जब ये जानकारी मिली तो उसे पहली बार स्पष्ट रूप से समझ आया कि उसकी व्यक्तिगत कहानी एक बड़े खेल का हिस्सा थी। उसने अम्मी से कहा कि डर में जीना समाधान नहीं है। अम्मी ने कहा कि उन्हें बेटी की चिंता है, लेकिन अब वे पीछे नहीं हटेंगे। अब्बू ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि सच सामने आना चाहिए, चाहे समय लगे। कॉलेज में नाजिया का सेमिनार फिर हुआ। इस बार विषय था अफवाह और कानून के बीच की दूरी। उसने बिना किसी नाम के उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह झूठे कागज और अधूरी जानकारी से लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। उसके शब्दों में संयम था। कार्यक्रम के बाद एक स्थानीय पत्रकार ने उससे बातचीत का अनुरोध किया। उसने पहले मना किया, फिर सोचा कि अगर सही बात सामने रखी जाए तो गलत धारणाएं कम हो सकती हैं। उसने शर्त रखी कि निजी जीवन का उल्लेख नहीं होगा, केवल सामाजिक मुद्दे पर बात होगी। इंटरव्यू प्रकाशित हुआ तो कई लोगों ने उसकी सराहना की। इससे उसकी छवि एक पीड़ित की नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक की बनने लगी। दूसरी ओर अदालत में सुनवाई के दौरान गिरोह के वकील ने कोशिश की कि गवाहों को कमजोर दिखाया जाए। उसने कहा कि पुराने व्यक्तिगत विवाद के कारण ये केस बदले की भावना से चलाया जा रहा है। आसिफ ने शांति से दस्तावेज पेश किए। बैंक लेन देन और डिजिटल रिकॉर्ड स्पष्ट थे। जज ने टिप्पणी की कि प्राथमिक दृष्टि से मामला गंभीर है और साक्ष्य मजबूत दिख रहे हैं। अगली तारीख तय हुई। मीडिया ने इसे बड़ा मोड़ बताया। इस दौरान आसिफ और नाजिया के बीच संवाद सीमित लेकिन स्थिर रहा। वे अब भावनाओं की जगह व्यावहारिक बातें करते। एक दिन नाजिया ने कहा कि अगर यह केस जीत भी लिया गया तो क्या सब सामान्य हो जाएगा। आसिफ ने कहा कि कानून फैसला दे सकता है, लेकिन समाज की सोच बदलने में समय लगता है। उसने जोड़ा कि बदलाव की शुरुआत किसी को तो करनी होती है। ये सुनकर नाजिया कुछ देर चुप रही। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। फैसल, जो सजा काट रहा था, ने जेल से अपील दायर की कि उसके साथियों के खिलाफ हो रही जांच में उसे गवाही देने का अवसर दिया जाए। उसने दावा किया कि वह गिरोह की पूरी सच्चाई बताना चाहता है।
अदालत ने विचार के लिए समय लिया। ये खबर बाहर आई तो चर्चा फिर तेज हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह सजा कम करवाने के लिए ऐसा कर रहा है, कुछ ने कहा कि शायद उसे पछतावा है। आसिफ ने जेल अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति मांगी। औपचारिक प्रक्रिया के बाद उसे अनुमति मिली। जेल में फैसल से उसकी मुलाकात हुई। फैसल पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। उसने कहा कि उसने जो किया उसके परिणाम समझ में आ गए हैं। उसने बताया कि गिरोह के लोग उसे उकसाते रहे और संपत्ति का लालच दिखाते रहे। उसने स्वीकार किया कि निजी ईर्ष्या और लालच ने उसे अंधा बना दिया। उसने कहा कि अगर वह पूरी जानकारी दे तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। आसिफ ने स्पष्ट कहा कि कानून के तहत जो सही होगा वही किया जाएगा, व्यक्तिगत भावनाएं बीच में नहीं आएंगी। जेल से लौटकर आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की। अदालत ने फैसल को सीमित दायरे में गवाही देने की अनुमति दी। ये केस का महत्वपूर्ण चरण था। नाजिया को गवाही के लिए तैयार रहना था। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। सारा उसके साथ खड़ी रही। उसने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, कई और लोग इससे सीखेंगे। गवाही के दिन अदालत भरी हुई थी। फैसल ने बयान दिया कि गिरोह लंबे समय से संपत्ति हड़पने के लिए निजी संबंधों का इस्तेमाल करता था। उसने माना कि नाजिया के मामले में उसने व्यक्तिगत कारणों से कदम उठाया, लेकिन गिरोह ने उसे समर्थन दिया क्योंकि उन्हें संपत्ति चाहिए थी। उसके बयान के बाद कई नए नाम सामने आए। वकील ने जिरह की, लेकिन बयान रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। नाजिया की बारी आई तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके और आसिफ के संबंध आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित थे और किसी भी तरह का अवैध काम नहीं था। उसने कहा कि झूठे आरोप और दबाव ने उसके परिवार को कठिन स्थिति में डाल दिया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अदालत में सन्नाटा था। जज ने टिप्पणी की कि गवाह संयमित और स्पष्ट है। सुनवाई के बाद मीडिया ने बाहर सवाल पूछे। नाजिया ने सिर्फ इतना कहा कि उसे न्याय प्रणाली पर भरोसा है। आसिफ ने कोई बयान नहीं दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन इस बार उनके बीच अनकहा तनाव कम था। दिन बीतते गए, अंतिम दलीलें पेश हुईं। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शहर में उत्सुकता थी। कुछ लोग इसे उदाहरण मान रहे थे कि कैसे निजी साजिशें बड़े अपराध से जुड़ सकती हैं। नाजिया ने अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। वह जानती थी कि परिणाम चाहे जो हो, उसे अपनी राह पर चलना है। अदालत का फैसला जिस दिन आना था उस सुबह शहर में असामान्य शांति थी। मीडिया वैन कोर्ट के बाहर खड़ी थी, रिपोर्टर तैयार थे और जिन परिवारों के नाम इस केस से जुड़े थे वे भीतर ही भीतर प्रतीक्षा में थे। नाजिया ने उस दिन कॉलेज नहीं गई। वह सुबह जल्दी उठी, नमाज पढ़ी और फिर बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के घर में बैठ गई। उसके अब्बू ने कहा कि वह अदालत नहीं जाएंगे, जो फैसला होगा उन्हें घर पर पता चल जाएगा। अम्मी चुप थी, उनकी उंगलियां दुपट्टे के किनारे को बार बार मोड़ रही थीं। दूसरी ओर आसिफ पहले से कोर्ट परिसर में मौजूद था। वह आधिकारिक रूप से जांच अधिकारी के रूप में वहां था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक पेशेवर दिन नहीं था। जज ने लंबा फैसला पढ़ा। दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और फैसल की स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया गया। अदालत ने माना कि गिरोह संगठित तरीके से संपत्ति हड़पने का प्रयास करता रहा और निजी संबंधों का दुरुपयोग किया गया। मुख्य संचालक और उसके सहयोगियों को सख्त सजा दी गई। फैसल की सजा में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन अदालत ने उसके सहयोग को रिकॉर्ड में दर्ज किया। निर्णय स्पष्ट था और कानूनी रूप से मजबूत भी। कोर्ट रूम में हलचल हुई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ के चेहरे पर निराशा थी। मीडिया ने तुरंत खबर प्रसारित की। आसिफ ने बाहर आकर औपचारिक बयान दिया कि कानून ने अपना काम किया है और नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। उसने निजी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद उसने नाजिया को एक छोटा सा संदेश भेजा कि फैसला आ गया है और न्यायालय ने गिरोह को दोषी ठहराया है। जवाब कुछ देर बाद आया, सिर्फ एक पंक्ति थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा संदेश दोनों के बीच लंबे संघर्ष की स्वीकृति था। शाम तक खबर पूरे शहर में फैल गई। मोहल्ले में कुछ लोग बधाई देने आए। वही लोग जो पहले फुसफुसाते थे अब खुलकर कह रहे थे कि लड़की ने हिम्मत दिखाई।
नाजिया ने किसी के सामने भावुक शब्द नहीं कहे। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो सच था वही सामने आया। अब्बू ने संतोष की सांस ली। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में हल्की चमक थी। अगले कुछ दिनों में माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पुलिस सुरक्षा हटाई गई। मीडिया का ध्यान अन्य मामलों पर चला गया। कॉलेज में नाजिया की परीक्षा हुई और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। प्रोफेसर ने कहा कि वह आगे शोध कर सकती है। सारा ने सुझाव दिया कि वह कानूनी जागरूकता से जुड़ा कोई कोर्स करे। यह विचार उसके मन में बैठ गया। उधर आसिफ के विभाग में उसकी कार्यशैली की सराहना हुई। उसे प्रशस्ति पत्र मिला। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसने दबाव के बीच संतुलन बनाए रखा। उसके सामने करियर की नई संभावनाएं खुल रही थीं, लेकिन निजी जीवन का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। उसने कई बार सोचा कि क्या अब वह नाजिया से भविष्य की बात करे, लेकिन हर बार उसे वही वाक्य याद आता कि इंतजार का वादा मत करो। उसने तय किया कि पहल वह नहीं करेगा। कुछ सप्ताह बाद एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कानूनी जागरूकता पर चर्चा थी। आयोजकों ने नाजिया को वक्ता के रूप में बुलाया। उसी कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से आसिफ को भी आमंत्रित किया गया। दोनों को ये पहले से पता नहीं था कि वे एक ही मंच पर होंगे। कार्यक्रम के दिन जब वे आमने सामने आए तो क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। मंच पर बैठते हुए उन्होंने औपचारिक अभिवादन किया। कार्यक्रम में पहले आसिफ ने बोलते हुए कहा कि कानून तभी मजबूत होता है जब नागरिक डर के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करें। उसने बिना किसी निजी संदर्भ के बताया कि कैसे दस्तावेजों की जांच और डिजिटल साक्ष्य अपराध को उजागर कर सकते हैं। उसके बाद नाजिया ने माइक संभाला। उसने कहा कि समाज में अफवाहें तेज चलती हैं लेकिन सच की गति धीमी होती है, फिर भी अंत में वही टिकता है। उसने अपने अनुभव का संकेत दिया पर विवरण नहीं दिया। सभागार में शांति थी। दोनों ने अपने अपने हिस्से की बात कही और कार्यक्रम समाप्त हुआ। बाहर निकलते समय थोड़ी देर के लिए वे अकेले खड़े रह गए। आसिफ ने पूछा कि आगे की क्या योजना है। नाजिया ने कहा कि वह आगे पढ़ाई जारी रखेगी और शायद किसी संगठन के साथ काम करेगी जो कानूनी सलाह देता है। उसने ये भी कहा कि उसने अपने लिए समय लिया और अब उसे स्पष्ट दिख रहा है कि उसे किस दिशा में जाना है। आसिफ ने सिर हिलाया और कहा कि उसे खुशी है कि वह आगे बढ़ रही है। बातचीत सामान्य थी लेकिन भीतर कहीं पुरानी परतें मौजूद थीं। दिन बीतते गए। नाजिया ने एक गैर लाभकारी संस्था से जुड़ना शुरू किया जो संपत्ति विवाद और महिला अधिकारों पर काम करती थी। वो लोगों को दस्तावेज समझाने में मदद करती, फॉर्म भरवाती और आवश्यक होने पर वकीलों से मिलवाती। उसे महसूस हुआ कि उसका अनुभव दूसरों के काम आ रहा है। अम्मी को भी अब उसकी दिनचर्या पर गर्व था। अब्बू की तबीयत स्थिर थी। आसिफ को कुछ महीनों बाद फिर से ट्रांसफर का प्रस्ताव मिला। ये पदोन्नति के साथ था लेकिन दूसरे राज्य में। उसने निर्णय लेने से पहले लंबा विचार किया। करियर की दृष्टि से यह अवसर महत्वपूर्ण था। उसने आवेदन स्वीकार कर लिया। जाने से पहले वह पुराने शहर गया, औपचारिक विदाई के लिए। उसने नाजिया को सूचना दी कि वो कुछ दिनों के लिए शहर में है। मिलने का निर्णय दोनों ने मिलकर किया, किसी दबाव में नहीं। मुलाकात एक सार्वजनिक स्थान पर हुई। बातचीत में अब पहले जैसी असहजता नहीं थी। नाजिया ने पूछा कि क्या वह नए स्थान पर खुश रहेगा। आसिफ ने कहा कि खुशी स्थान से नहीं, मन की स्थिति से आती है। उसने स्वीकार किया कि उसने बहुत समय अतीत में बिताया, लेकिन अब वो आगे देखना चाहता है। नाजिया ने कहा कि उसने भी यही सीखा है कि जीवन किसी एक मोड़ पर अटका नहीं रह सकता। कुछ देर की चुप्पी के बाद आसिफ ने सीधा प्रश्न किया कि क्या उनके बीच भविष्य की कोई संभावना है। नाजिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि संभावना शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पष्टता है। उसने कहा कि वो उसके प्रति सम्मान रखती है, लेकिन जो कुछ हुआ उसने उसे बदल दिया है। वो अब किसी रिश्ते में सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं जाना चाहती। उसे विश्वास, समय और समान दिशा चाहिए। उसने ये भी कहा कि अगर कभी दोनों की राहें स्वाभाविक रूप से मिले तो वो निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं। यह उत्तर सीधा था, बिना कटुता के। आसिफ ने इसे स्वीकार किया।
उसने कहा कि वो उसके निर्णय का सम्मान करता है और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रखेगा। दोनों ने विदा ली। इस बार अलग होते समय भारीपन कम था, शायद इसलिए कि अपेक्षाएं कम थीं और समझ अधिक। कुछ महीनों बाद खबर आई कि फैसल की जेल में तबीयत खराब है। उसने अपने परिवार के माध्यम से संदेश भेजा कि वह नाजिया से एक बार मिलना चाहता है। ये समाचार अप्रत्याशित था। नाजिया ने लंबे विचार के बाद मना कर दिया। उसने कहा कि अतीत से बार बार मिलना जरूरी नहीं। उसने दुआ की कि उसे समझ मिले, लेकिन मुलाकात नहीं की। आसिफ को जब ये पता चला तो उसने कोई टिप्पणी नहीं की। समय के साथ शहर में नई घटनाएं हुईं। नाजिया ने अपने संगठन के साथ मिलकर कानूनी जागरूकता शिविर लगाए। उसकी पहचान एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी। आसिफ अपने नए राज्य में व्यस्त हो गया। कभी कभी औपचारिक संदेशों का आदान प्रदान होता, लेकिन निजी विषय कम होते गए। कहानी अभी जारी रहेगी। ये पाठ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।